हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 181 पर्दे उठते हैं। 10 दिन बाद ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही महल के भीतर एक बहुत बड़ा चौक था। यह चौक लगभग 10 किलोमीटर लंबा और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा था। इस विशाल चौक में 100,000 की सेना बैठ सकती थी। हालांकि इस समय यह चौक अभी भी थोड़ा भीड़भाड़ वाला लग रहा था क्योंकि यह प्रोफाउंडर्स से भरा हुआ था जो असेंशन रैंकिंग में भाग ले रहे थे। प्रतिभागियों के अलावा चौक की सीमाओं पर स्वर्ण कवच पहने और चांदी के भाले पकड़े शाही रक्षकों की कतारें थीं। आसपास के क्षेत्र में कम से कम 100,000 से अधिक शाही रक्षक थे। बेशक यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु यह था कि ये सभी 100,000 शाही रक्षक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। दक्षिणी क्षेत्र के इस विशालकाय ने दुनिया के सामने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया था। इंपीरियल पैलेस के बाहर भी लोगों की एक घनी भीड़ खड़ी थी। हालांकि ये लोग यहाँ एसेंशन रैंकिंग में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। उनमें से कुछ लोग भाग लेने वाले प्रोफाउंडर्स के रिश्तेदार और प्रियजन थे, जबकि ज्यादातर लोग उन कबीलों से थे जो अपने कबीलों के लिए दामाद चुनने आए थे। एक कबीले को खुद को मजबूत बनाने और पतन से बचने के लिए क्या चाहिए? स्वाभाविक रूप से उसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जब एक कबीले में लगातार प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई देते हैं, तभी वह कबीला लगातार मजबूत हो सकता है। हर साल आरोही रैंकिंग के दौरान कई प्रतिभाशाली लोग दिखाई देते थे और 6 महान शक्तियों के शिष्यों के अलावा इनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली लोग स्वतंत्र साधक थे। इन स्वतंत्र साधकों के पास प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत थी, लेकिन अधिकांश के पास कोई साधना संसाधन नहीं था। उनके पास नहीं था, लेकिन कुलों के पास था। इसलिए हर साल आरोही रैंकिंग के दौरान कई स्वतंत्र साधक इन कुलों में शामिल हो जाते थे और इन कुलों के दामाद बन जाते थे। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि ये स्वतंत्र साधक ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर जीवित रह सकें। जीवित बच पाना व्यक्ति की क्षमता और शक्ति का प्रमाण था, और केवल इसी तरह से ये स्वतंत्र साधक कुलों की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम थे। असेंशन रैंकिंग के दौरान प्रतिस्पर्धा क्रूर थी। बेशक यह केवल पहले दौर के दौरान क्रूर थी। दूसरे दौर के दौरान, जब तक दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी या अन्य असंगत संघर्ष नहीं थे, तब वे दूसरे दौर के दौरान संयम दिखाएंगे। बेशक अगर तलवार संप्रदाय का सामना भूत संप्रदाय से होता है, तो कोई संयम नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसी लड़ाई होगी जो केवल दूसरे प्रतिभागी की मृत्यु के साथ समाप्त होगी। तो इन स्वतंत्र साधकों के लिए यह तब तक ठीक था जब तक वे ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर जीवित रहने में सक्षम थे। इंपीरियल पैलेस के भीतर 6 महान शक्तियों और इंपीरियल अकादमी के भाग लेने वाले शिष्य सबसे आगे खड़े थे। यांग ये ने अपनी नज़र से उन पर नज़र डाली और उसने देखा कि 6 महान शक्तियों के भाग लेने वाले शिष्यों की संख्या वास्तव में थोड़ी कम थी। मूल विद्यालय, फूल महल और हिम महल से क्रमशः केवल 3 थे। इन 3 संप्रदायों के अलावा भूत संप्रदाय में और भी कम प्रतिभागी थे, मात्र 2। दूसरी ओर ब्राइट मून संप्रदाय थोड़ा बेहतर था क्योंकि इसमें 6 थे, और तलवार संप्रदाय में सबसे अधिक 10 थे। 6 महान शक्तियों की राय में आरोही रैंकिंग पर चढ़ने की प्रतिस्पर्धा मात्रा की तुलना में गुणवत्ता पर अधिक निर्भर करती है। बेशक यह मुख्य कारण नहीं है। जरा सोचिए, अगर ओरिजिन स्कूल ने 10 या उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को भेजा तो नतीजा क्या होगा? जैसे कि वह जानती थी कि यांग यी को क्या उलझन है, मुरोंग याओ ने अचानक अपनी तरफ से बात की। यांग ये ने कुछ देर सोचा, फिर उसे कुछ समझ में आया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अगर ओरिजिन स्कूल ने बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को भेजा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ताकतें मिलकर ओरिजिन स्कूल को निशाना बनाएंगी। ओरिजिन स्कूल के शिष्य चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सभी दूसरी ताकतों की संयुक्त सेना का सामना करने पर बर्बाद हो जाएंगे। जब वह यहां तक बोला तो यांग ये ने पूछा, तो फिर हमारे तलवार संप्रदाय ने 10 शिष्यों को क्यों भेजा है? क्या उन्हें निशाना बनाए जाने का डर नहीं है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसे कारण समझ में आ गया था। मुरोंग याओ ने यांग ये की ओर उदासीनता से देखा और फिर कहा, क्या आपको लगता है कि अन्य शक्तियां हमारे तलवार संप्रदाय से डरेंगी? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ आपके लिए मूल विद्यालय, स्नो पैलेस या फ्लावर पैलेस में शामिल होना पूरी तरह से संभव है। आपने तलवार संप्रदाय को क्यों चुना? मैं बस उत्सुक हूं और मेरा कोई और इरादा नहीं है। मुरोंग याओ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे उपयुक्त संप्रदाय चुनना सबसे अच्छा है। मुझे तलवार पसंद है, इसलिए मेरे लिए तलवार संप्रदाय में शामिल होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। इसके अलावा मेरी प्राकृतिक प्रतिभा को तलवार संप्रदाय के आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रांगणों में सर्वोच्च माना जाएगा, इसलिए तलवार संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से मेरा पालन पोषण करेगा और मेरे परिवार और मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन अगर मैं मूल विद्यालय और अन्य 2 महलों में गया, तो क्या आपको लगता है कि वे 3 असाधारण शक्तियां मुझे तलवार संप्रदाय की तरह पालेंगी? यांग ये दंग रह गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि यह घमंडी महिला वास्तव में इस तरह से सोचेगी। हालांकि वह सही थी। तलवार संप्रदाय में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा शीर्ष दर थी, लेकिन इसे शायद मूल विद्यालय में ही प्रथम श्रेणी माना जा सकता था। आखिरकार मूल विद्यालय में वह असाधारण राक्षसी प्रतिभा थी जिसे राजा दायरे के नीचे अजेय कहा जाता था। यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ नजर आया। वह अचानक पलटा और शाही महल की गहराई की ओर देखने लगा। उसने देखा कि वहां से दो काले बिंदु धीरे धीरे आ रहे हैं। यांग यी की पुतलियां इन दो काले बिंदुओं को देखकर सिकुड़ गई थीं, क्योंकि अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से पहचानने में सक्षम था कि वे क्या थे। वे लोग थे। अगर यह सिर्फ दो लोग होते तो स्वाभाविक रूप से उसे झटका नहीं लगता। उसे झटका इसलिए लगा क्योंकि उसने देखा कि ये दो लोग हवा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हवा में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होना यह दर्शाता था कि वे पहले से ही एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे, क्योंकि केवल एक साथ दायरे के विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकते थे। यह सिर्फ यांग यी की बात नहीं थी। चौक पर मौजूद कई प्रोफाउंडर्स ने इन दो आकृतियों को देखा था, जिससे शुरू में थोड़ा शोरगुल वाला चौक तुरंत शांत हो गया और वे सभी बारी बारी से आसमान की ओर देखने लगे। कुछ ही समय में वे दोनों चौंक कर सबकी निगाहों के सामने चौक के ऊपर पहुंच गए। बाईं ओर वाला व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का लग रहा था। वह आलीशान वस्त्र पहने हुए था, दिखने में सुंदर था और हरे रंग का जेड रूलर पकड़े हुए था, जिससे वह विद्वान लग रहा था। दाईं ओर वाला व्यक्ति सफेद कवच पहने हुए था, उसके हाथ में हड्डी जैसी सफेद चौड़ी तलवार थी और उसका चेहरा ठंडा था और उसकी नज़र ब्लेड जैसी तेज थी, जिससे दूसरे लोग उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। यह वास्तव में ली सी और बाई क्यूई है। बोलते समय मुरोंग याओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ग्रैंड किन साम्राज्य के प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। यांग ये को आश्चर्य हुआ और फिर उसने अचानक ली सी की ओर देखा जो बाईं ओर खड़ा था और एक विद्वान की तरह लग रहा था। यांग ये ने कहा, क्या उसके हाथ में जेड शासक धार्मिकता का शासक हो सकता है? मुरोंग याओ ने सिर हिलाया और कहा, धार्मिकता का शासक? दाओ आर्टिफैक्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी से धार्मिकता की ऊर्जा समाहित है। यदि वह शाही राजधानी में है तो साम्राज्य के कर्म भाग्य से मिलने वाली वृद्धि के साथ यहां तक एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को भी ली सी से डरना होगा, जो धार्मिकता के शासक को धारण करता है। जब वह शाही राजधानी में होता है तो दक्षिणी क्षेत्र के भीतर एक साल क्षेत्र में शायद ही कुछ अस्तित्व होते हैं जो उसके लिए एक मैच हो सकते हैं। दाव कलाकृतियों के लिए कोई रैंकिंग है? यांग ये ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसने ऐसी रैंकिंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुरोंग याओ ने सिर हिलाया और कहा, हर एक दाव कलाकृति को स्वर्ग और पृथ्वी का एक अनमोल खजाना कहा जा सकता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से उनमें से हर एक में अकल्पनीय क्षमता होती है। दक्षिणी क्षेत्र में एक दाव कलाकृति रैंकिंग है और यह उन सभी दाव कलाकृतियों के नाम दर्ज करती है जिनमें अकल्पनीय शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, धार्मिकता का शासक स्वर्ग और पृथ्वी में धार्मिकता की ऊर्जा को एक साथ ला सकता है। धार्मिकता की ऊर्जा गहन ऊर्जा से अलग है और इसकी शक्ति केवल स्वर्ण तत्व और अग्नि तत्व गहन ऊर्जा से कमतर है। यांग ये बहुत उत्सुक था और उसने पूछा, दाव आर्टिफैक्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर क्या है? मुरोंग याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि दाव आर्टिफैक्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान ग्रैंड किन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के कब्जे में माउंटन और रिवर सील का है। माउंटन और रिवर सील के सामने दक्षिणी क्षेत्र के परिदृश्य के साथ ब्रांड किया गया है, जबकि इसके पीछे सूर्य, चंद्रमा और सितारों के साथ ब्रांड किया गया है। जहां तक इसकी ताकत का सवाल है, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि इसके मालिक के लिए एक ऐसे शहर को नष्ट करना आसान होना चाहिए जो 10 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। एक ऐसे शहर को नष्ट कर दो जो 10 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। यांग यी की पलकें फड़क उठीं। ऐसी ताकत, मुझे लगता है कि आपने दाईं ओर वाले व्यक्ति के बारे में भी सुना होगा। वह बाई ची है, वध का देवता जिसने एक बार लाखों लोगों को मार डाला था। उसका वध इरादा शायद एक बेहद भयानक क्षेत्र में पहुंच गया है। मुरोंग याओ ने धीमी आवाज में कहा, लाखों लोग। यांग ये के दिल में सदमा लगा और उसने कहा, उसने उन्हें खुद ही मार डाला। मुरोंग याओ ने सिर हिलाया और कहा, अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे वध का देवता कैसे कहा जा सकता है? उसके हाथ में वह तलवार देखिए। यह हड्डियों से बनी है और इसमें अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं हैं। सौभाग्य से वह इतने सालों पहले भूत संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ, अन्यथा मेरे तलवार संप्रदाय के अनगिनत सदस्य उसके हाथों मारे गए होते। मुझे कहना चाहिए कि संप्रदाय के गुरु और किंवदंती के उस दाओवादी जुई के अलावा तलवार संप्रदाय का एक भी सदस्य उसके बराबर नहीं है। यांग ये कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी समय चौक की सीमा पर खड़े शाही गार्ड अचानक एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और फिर एक साथ बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। सुप्रीम कमांडर जी को नमस्कार। 100,000 से ज्यादा लोगों की आवाजें एक ही आवाज की तरह व्यवस्थित तरीके से गूंज रही थीं और उनकी गहरी ऊर्जा के कारण उनकी आवाजें सीधे आसमान में जा रही थीं।
इस तरह की प्रभावशाली आभा ने सभी भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोगों को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया। अध्याय 182 संघर्ष। हवा में, ली सी ने जेड शासक को हल्के से लहराने से पहले सिर हिलाया। एक सौम्य बल ने सभी शाही रक्षकों को सहारा दिया और फिर उसने चौक पर प्रोफाउंडर्स को देखा जो आरोही रैंकिंग में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा, हर कोई, मुझे ग्रैंड किन साम्राज्य की ओर से आप सभी का स्वागत करने की अनुमति दें। मुझे लगता है कि आपके संप्रदायों और कुलों के वरिष्ठों ने आपको आरोही रैंकिंग के नियमों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है, लेकिन मैं इसे अब फिर से दोहराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे याद रखना सुनिश्चित करेगा। पहला नियम, पहला दौर, बड़ी लहरों से रेत को धोना, ठीक वैसा ही होगा जैसा कि पहले हुआ करता था और यह ग्रैंड मायरीड माउंटेन में आयोजित किया जाएगा। क्या आप सभी के सामने ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन देख रहे हैं? इन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद आपको ग्रैंड मायरीड माउंटेन के असेंशन माउंटेन रेंज में बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट किया जाएगा। असेंशन माउंटेन रेंज में प्रवेश करने पर आपका पहला कार्य जीवित रहना है, क्योंकि अब पर्वत श्रृंखला किंग रैंक डार्कबीस्ट से भरी हुई है। दूसरा कार्य डार्कबीस्ट का शिकार करना और उन्हें मारना है ताकि उनके इनकोर प्राप्त किए जा सकें। याद रखें, केवल वे ही लोग जो किंग रैंक डार्कबीस्ट से 30 से अधिक इनकोर प्राप्त करते हैं और 10 दिनों में ग्रैंड मायरीड पर्वत से जीवित बाहर आते हैं, वे प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेना जारी रख पाएंगे। दूसरा नियम, ग्रैंड मायरीड पर्वतों में प्रवेश करने के बाद जीवन और मृत्यु ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सभी मनुष्यों या डार्कबीस्ट द्वारा मारे गए हैं, इसका कारण आपकी अपनी शक्तियों की कमजोरी होगी क्योंकि आप सभी प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अब प्रतियोगिता से हटने के लिए अभी भी समय है। एक बार जब आप ग्रैंड मायरीड पर्वतों में प्रवेश करते हैं तो यहाँ टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए वापस लौटने का एकमात्र रास्ता ग्रैंड मायरीड पर्वतों से होकर चलना होगा। जैसे ही ली सी ने बोलना समाप्त किया, नीचे भीड़ में से शोर मच गया, फिर भी कोई भी भीड़ से बाहर नहीं निकला। क्या मजाक है? अगर वे सार्वजनिक रूप से चले गए तो वे दक्षिणी क्षेत्र में अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएंगे? इसके अलावा कोई भी इस अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर वे ग्रैंड मायरीड पर्वतों से बच गए तो इसका मतलब है कि उनका भविष्य असीमित था और अनगिनत कबीले और शक्तियां होंगी जो उनके लिए जैतून की शाखा बढ़ाएंगी। आखिरकार ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो असेंशन रैंकिंग के दौरान ग्रैंड मायरीड पर्वत को जीवित छोड़ने के लिए भाग्य पर निर्भर था। जब उसने देखा कि कोई नहीं बचा है तो ली सी ने आगे कहा, ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करने के बाद आप सभी शिकारी और शिकार दोनों हैं। चाहे आप सभी शिकारी बने या शिकार, अंत में आपकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। एक बात है जिसके बारे में आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर के प्रोफाउंडर्स और किंग रैंक से ऊपर के डार्कबीस्ट्स निश्चित रूप से असेंशन माउंटेन रेंज के भीतर दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और फिर उनकी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया तथा बाहर निकलकर उनके नीचे सभी को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वे ली सी की आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे हुए थे, फिर भी कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। इसके विपरीत उन्हें थोड़ा आराम महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद ली सी ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनके भीतर एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने जेड रूलर को हल्के से घुमाया और फिर रूलर के ऊपर से 10 से ज्यादा सफेद ऊर्जा की किरणें विस्फोटक रूप से बाहर निकलीं। स्वूश! नीचे भीड़ में 10 से ज्यादा लोगों की भौहों के बीच अचानक खून का एक छेद खुल गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे सदमे और घबराहट से भर गए। वे हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर गए थे। जब यांग ये हैरान था तो मुरोंग याओ ने कहा, हर साल कई किंग रियल्म और यहां तक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ असेंशन माउंटेन रेंज में भाग लेने वाले डीपरओफर्स को मारने के इरादे से असेंशन रैंकिंग के दौरान घुसने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये सभी प्रतिभागी निश्चित रूप से कई खजाने ले जा रहे हैं और डार्कबीस्ट के इनकोर भी हासिल करने होंगे, क्योंकि अब असेंशन माउंटेन रेंज में कई किंग रैंक डार्कबीस्ट इकट्ठा हो गए हैं। वे वास्तव में इतने मूर्ख हैं। उन्हें लगता है कि वे एक साल रियल्म विशेषज्ञ को धोखा देने में सक्षम हैं। यांग ये ने पूछा, इस दुनिया में हमेशा आशावादी लोग होते हैं, मुरोंग याओ ने उदासीनता से कहा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा, क्योंकि मुरोंग याओ के शब्द वाकई सार्थक थे। जब उन्हें प्रलोभन और लाभ का सामना करना पड़ता था तो हमेशा ऐसे लोग होते थे जो आशावान होते थे। उनसे निपटने के बाद ली सी ने उनकी ओर देखा और कहा, आरोहण रैंकिंग शुरू हो गई है। भले ही ली सी ने कहा कि यह शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर नहीं गया। व्यवहारिक रूप से यहां मौजूद सभी प्रगाढ़ लोग 6 महान शक्तियों के शिष्यों और इंपीरियल अकादमी की ओर देख रहे थे जो सामने खड़ी थी। यह एक नियम था। इन शिष्यों के टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश करने के बाद ही अन्य कुलों, संप्रदायों और स्वतंत्र साधकों के शिष्य प्रवेश कर सकते थे। अन्यथा वे कभी भी असेंशन पर्वत श्रृंखला को नहीं छोड़ पाएंगे। दक्षिणी क्षेत्र में एक भी ऐसा कबीला या स्वतंत्र साधक नहीं था जो 6 महान शक्तियों और इंपीरियल अकादमी का अनादर करने का साहस कर सके।
इस समय यहाँ का माहौल थोड़ा शांत था क्योंकि इन सभी महान शक्तियों के शिष्यों ने कोई हरकत नहीं की। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रवेश करने वाले ग्रैंड किन साम्राज्य के मूल विद्यालय या इंपीरियल अकादमी थे। इस समय इन दोनों शक्तियों ने बेहद असामान्य तरीके से काम किया और उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। जहां तक दो महलों और तीन संप्रदायों की बात है, तो मूल विद्यालय और इंपीरियल अकादमी के प्रवेश के बाद ही उनकी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बारी होगी। थोड़ी देर बाद पीले वस्त्र पहने एक युवक अचानक इंपीरियल अकादमी के समूह के बीच से बाहर आया। वह धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर बढ़ा। उसी समय उसके पीछे के अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। जब उसने पीले वस्त्र पहने युवक को टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर बढ़ते देखा, तो ओरिजिन स्कूल से समूह का नेतृत्व करने वाले युआन ये की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने कहा, किन योरान, क्या तुम सच में सबसे पहले प्रवेश करने का इरादा रखते हो? पीले वस्त्र पहने युवक ने यह सुनकर अपनी हरकतें रोक दी। उसने युआन ये की ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, युआन ये, तुम में मुझे रोकने की योग्यता नहीं है। अगर तुम सबसे पहले प्रवेश करना चाहते हो, तो अपने वरिष्ठ भाई युआन टोन को यहाँ आने के लिए कहो। उन्हें राजा के दायरे में सबसे बड़ा विशेषज्ञ कहा जाता है, और मेरा मानना कि सिर्फ मैं ही नहीं जो उनसे मिलना चाहता है, यहाँ हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। उसे यहाँ आने में डर नहीं लगता, है न? इस बीच किन योरान के पीछे खड़ा एक युवक हल्के से हंसा और बोला, राजा दायरे के नीचे नंबर 1 विशेषज्ञ, पिछले 1000 सालों से दक्षिणी क्षेत्र में सबसे राक्षसी प्रतिभा, दक्षिणी क्षेत्र में अस्तित्व जो मार्शल भगवान बनने की सबसे अधिक संभावना है। मुझे लगता है कि वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार यहाँ अनगिनत विशेषज्ञ हैं। इसलिए अगर वह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा नहीं उतरता है, तो ओरिजिन स्कूल वास्तव में अपना चेहरा खो देगा। हा। अचानक युआन ये जोर से हंस पड़ा, और यह थोड़ी उन्मादी हंसी थी। किन योरान ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, युआन ये, तुम क्यों हंस रहे हो? युआन ये ने हंसना बंद कर दिया और अचानक पूछा, किन योरान, क्या आप जानते हैं कि मेरा वरिष्ठ भाई अभी कहाँ है? कहाँ? किन योरान ने भौहें सिकोड़ी। युआन ये मुस्कुराया और फिर उसने अन्य 5 महान शक्तियों और इंपीरियल अकादमी के सभी शिष्यों पर नजर डाली, इससे पहले कि वह कहता, मेरे वरिष्ठ भाई ने कहा कि सीधे असेंशन माउंटेन रेंज में टेलीपोर्ट होना वास्तव में चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसलिए उसने बाहर से असेंशन माउंटेन रेंज तक चलने का विकल्प चुना। वर्तमान में वह शायद असेंशन माउंटेन रेंज पर पहुंचने वाला है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। असेंशन माउंटेन रेंज ग्रैंड मायरीड माउंटेन के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में थी, और यह ग्रैंड किन साम्राज्य से 5000 किलोमीटर से अधिक दूर थी। दूरी मुख्य बिंदु नहीं थी। मुख्य बिंदु यह था कि यह यात्रा खतरनाक थी। डेथ माउंटेन रेंज को पार करने के बाद यह व्यावहारिक रूप से किंग रैंक और स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट से भरी दुनिया होगी। इसलिए यह स्पष्ट था कि फर्स्ट हेवन रियल्म साधक के लिए इन किंग रैंक और स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट के क्षेत्रों से गुजरना और असेंशन माउंटेन रेंज तक पहुंचना कितना मुश्किल था। इसके अलावा रास्ते में कई अन्य खतरे भी हो सकते हैं। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस तरह से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ जो अपनी गहन ऊर्जा को पंखों में बदलने में सक्षम था, वही ऐसा करने में सक्षम था। फिर भी अब एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्रबोधक ने वास्तव में इस तरह से कार्य किया था। यांग ये के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था। वह भी युआन टोंग की तरह असेंशन माउंटेन रेंज तक चलने में सक्षम था। बेशक अगर उसके साथ वायलेट मिंक न होता तो यह शायद इतना संभव नहीं होता। वह स्वाभाविक रूप से किंग रैंक डार्कबीस्ट से नहीं डरता था, लेकिन स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका वह अभी विरोध कर सकता था। यदि युआन टोंग वास्तव में स्पिरिट रैंक डार्कबीस्ट से नहीं डरता है, तो असेंशन रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने की प्रतियोगिता कठिन होगी। यांग यी के अलावा अन्य 5 महान शक्तियों और इंपीरियल अकादमी के सभी शिष्यों के भाव भी गंभीर थे। भले ही वे युआन टोंग से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके इन कार्यों से उन पर बहुत दबाव पड़ रहा था। आरोही रैंकिंग के दौरान ऐसी राक्षसी प्रतिभा की उपस्थिति के साथ क्या हमें भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा? किन योरान ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने युआन ये की ओर देखा, इससे पहले कि वह इंपीरियल अकादमी के सदस्यों को टेलीपोर्टेशन संरचना में ले जाता। युआन ये ने जब यह देखा तो वह मुस्कुराया और फिर उसने अपने पीछे अन्य 2 शिष्यों को भी टेलीपोर्टेशन संरचना में ले लिया। ओरिजिन स्कूल और इंपीरियल अकादमी के गठन में प्रवेश करने के बाद सभी की निगाहें फूल महल और स्नो पैलेस की ओर चली गईं। यह सर्वविदित था कि इन 2 शक्तियों के बीच संघर्ष था, इसलिए इसने एक समस्या पैदा कर दी। कौन सा महल पहले गठन में प्रवेश करेगा? आखिरकार यह 2 महलों के सम्मान से संबंधित था। जब उसने दोनों महलों के सदस्यों को मौके पर ही देखा, तो भूत संप्रदाय के जियू लुओ ने ठंडी आवाज में घुरघुराहट की और एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक ली जियानजुन जो जियू लुओ के बगल में खड़ा था, उसने जियू लुओ की बांह पकड़ ली और जियू लुओ की ओर अपना सिर हिलाया। शियू लुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी आंखों में हल्की नाराजगी प्रकट की,
लेकिन अंत में वह अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया। जब उन्होंने जियू लू को पीछे हटते देखा तो फूल महल और बर्फ महल के सदस्यों ने आखिरकार अपनी नजरें उससे हटा लीं। भले ही ये दोनों महल मूल विद्यालय और ग्रैंड किन साम्राज्य से थोड़े कमतर थे, लेकिन वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनकी तुलना भूत संप्रदाय कर सके। इसलिए अगर भूत संप्रदाय ने असंवेदनशील तरीके से काम किया तो वे भूत संप्रदाय के सदस्यों को यहाँ सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अध्याय 183 वध का इरादा। कुछ देर की खामोशी के बाद कुछ ही देर में फ्लावर पैलेस की वेनरेन यू टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर चल पड़ी और उसके पीछे के शिष्य भी तेजी से उसके पीछे चल पड़े। इसी समय स्नो पैलेस के सदस्यों को भी लेंग शिनरान ने टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर अग्रसर किया। दोनों महल जल्द ही एक दूसरे के बगल में चलने लगे। जब वे टेलीपोर्टेशन से पहले पहुंचे तो वेनरेन्यू अचानक रुक गई और लेंग शिनरान को देखा जो उसके दाईं ओर था और कहा, यह मेरा फूल महल था जो पिछली बार टेलीपोर्टेशन संरचना में सबसे पहले प्रवेश किया था, इसलिए इस बार स्नो पैलेस आगे बढ़ सकता है। लेंग शिनरान ने न तो कुछ कहा और न ही वेनरेन्यू की ओर देखा, क्योंकि वह सीधे स्नो पैलेस के सदस्यों को टेलीपोर्टेशन संरचना में ले जा रही थी। जब उन्होंने स्नो पैलेस के सदस्यों को संरचना के भीतर गायब होते देखा तो वेनरेन्यू के पीछे खड़ी एक खूबसूरत महिला शिष्य ने हैरानी से कहा, वरिष्ठ बहन वेनरेन, आपने स्नो पैलेस को पहले क्यों प्रवेश करने दिया? इस तरह क्या सभी को यह नहीं लगेगा कि हमारा फूल महल स्नो पैलेस से डरता है? वेनरेन यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह सामान्य समय होता तो हम स्वाभाविक रूप से स्नो पैलेस को पहले प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते थे, लेकिन अब यह अलग है। हाल के वर्षों में हमारे फ्लावर पैलेस ने कई शक्तियों और कुलों को नाराज किया है। इसलिए जब हम असेंशन माउंटेन रेंज में प्रवेश करेंगे तो कई लोग शायद हमारे खिलाफ कदम उठाएंगे। भले ही हम लगातार स्नो पैलेस के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, लेकिन वे हमारे प्राणघातक दुश्मन नहीं हैं, इसलिए प्रतिष्ठा का आनंद लेने के लिए उनके साथ दुश्मनी करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। वेनरेन यू के पीछे खड़ी महिला की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने कहा, वरिष्ठ बहन, लेकिन एल्डर कैफेंग, मैं हर चीज की जिम्मेदारी ले लूंगी। वेनरेन यू ने हल्की आवाज में कहा और फिर वह संरचना की ओर चली गई। वेनरेन यू के पीछे जाने से पहले महिला ने धीमी आवाज में आह भरी। जब दोनों महलों ने असेंशन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया तो सभी की निगाहें भूत संप्रदाय, तलवार संप्रदाय और ब्राइट मून संप्रदाय की ओर चली गईं, जिन्हें हर कोई अनदेखा करने की कगार पर था। यद्यपि तीनों संप्रदायों की ताकत मूल स्कूल और दो महलों जितनी प्रबल नहीं थी, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि तलवार संप्रदाय, जो अब पतन की ओर अग्रसर हो चुका था, वह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे ये कबीले उत्पन्न कर सकें। इस बार पहले जैसी शांति नहीं थी। स्नो पैलेस के सदस्यों के गठन में प्रवेश करने के बाद भूत संप्रदाय के सदस्य पहले से ही गठन की ओर सीधे बढ़ना शुरू कर चुके थे और उन्होंने तलवार संप्रदाय के सदस्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की थी। सीटू रोंग ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए जल्दी से भूत संप्रदाय के सदस्यों का पीछा किया। वर्तमान में उसे तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधि कहा जा सकता है, इसलिए वह सार्वजनिक रूप से भूत संप्रदाय के सामने अपनी कमजोरी कैसे प्रदर्शित कर सकता है। यांग ये और मुरोंग याओ ने भी यह देखा तो वे भी उनके पीछे चले गए। भले ही वे सीटू रोंग को नापसंद करते थे, लेकिन वे बाहरी लोगों को तलवार संप्रदाय पर हंसने की अनुमति नहीं दे सकते थे। बेशक यांग ये सु किंगशी के लिए ऐसा कर रहा था, अन्यथा वह जितना संभव हो सके उतना कम प्रोफाइल रखने की उम्मीद करता। उनकी राय में असेंशन माउंटेन रेंज में प्रवेश करने का आदेश पूरी तरह से अर्थहीन था। भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच की दुश्मनी को सर्वविदित कहा जा सकता है, इसलिए इन दोनों संप्रदायों को सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखना सचमुच एक दुर्लभ दृश्य था। जैसा कि अपेक्षित था, जब उसने सीटू रोंग को तलवार संप्रदाय के सदस्यों को गठन की ओर ले जाते देखा तो शियू लुओ के नेतृत्व में भूत संप्रदाय का समूह तुरंत रुक गया था। शियू लुओ ने सीटू रोंग को देखा, जबकि उसकी आंखों में घृणा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उसने कहा, क्या तलवार संप्रदाय हमेशा सबसे आखिर में प्रवेश करता है? तुम सभी ने अब कुछ योग्यता प्राप्त कर ली है। सीटू रोंग ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और पलटवार किया। शियू लुओ, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अजेय हो क्योंकि तुमने वध के इरादे को समझ लिया है। मेरा तलवार संप्रदाय आज सबसे पहले गठन में प्रवेश करने जा रहा है, और अगर तुम इससे नाखुश हो तो क्यों न हम मौके पर ही एक मुकाबला करें। हाहा, शियू लुओ अचानक जोर से हंस पड़ा। वह थोड़ी देर हंसा, फिर उसने सीटू रोंग को देखा और उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया और उसने कहा, तुम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियू लुओ की आकृति अचानक एक काली छाया में बदल गई जिसने सीटू रोंग पर विस्फोटक हमला किया। ऐसा लग रहा था कि सीटू रोंग तैयार था, और जैसे ही शियू लुओ आगे बढ़ा, तलवार की चमक चमक उठी और तलवार की एक बर्फ जैसी सफेद धार तुरंत शियू लुओ की ओर हिंसक रूप से चली। जब उन्होंने देखा कि भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के सदस्य वास्तव में मौके पर युद्ध में उतर आए हैं, तो आसपास शोर मच गया। बेशक अधिकांश की आंखों में उत्साह के भाव थे,
क्योंकि दूसरों के लिए यह कहना आम बात थी कि संप्रदाय के शिष्य राक्षसी प्रतिभाशाली थे और जो स्वतंत्र साधक थे वे इन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बिल्कुल भी नहीं थे। अब उन्हें ऐसे संप्रदायों के दो शिष्यों के बीच युद्ध देखने का अत्यंत दुर्लभ अवसर मिला था। हवा में ली सी और बाई क्यूई उदासीन भाव से देख रहे थे और उन्होंने इस घटना को होने से नहीं रोका। चूंकि उन दोनों ने इसमें बाधा नहीं डाली थी, इसलिए आसपास के शाही रक्षक भी स्वाभाविक रूप से इसमें बाधा नहीं डालेंगे। सबकी निगाहों के सामने काली छाया और तलवार क्यू एक दूसरे से टकरा गईं। टकराना, एक विस्फोट हुआ। उसके बाद सीटू रोंग की तलवार की क्यूई गड़गड़ाहट के साथ बिखर गई, जबकि काली छाया धीमी नहीं हुई और उसने सीटू रोंग पर विस्फोटक तरीके से गोलीबारी जारी रखी। यह देखकर सीटू रोंग के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर उसके हाथ में मौजूद तलवार अपने पीछे एक छवि छोड़ती हुई शियुलुओ की ओर चमक उठी। टकराना, टकराते ही दोनों अलग हो गए, लेकिन अगले ही पल दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर विस्फोटक तरीके से हमला किया। मैंने अतीत में सीटू रोंग को कम करके आंका था, यांग ये के पास खड़ी मुरोंग याओ ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह सीटू रोंग और जियुलुओ के बीच तीव्र लड़ाई देख रही थी। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही सीटू रोंग एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में खराब नहीं थी। क्योंकि न केवल सीटू रोंग ने वंचित स्थिति में गिरने के कोई संकेत नहीं दिखाए, बल्कि उसने जियुलुओ को दबाने के हल्के संकेत भी दिखाए। बेशक जियुलुओ ने अफवाहों के अनुसार वध इरादे को समझ लिया था, इसलिए अगर जियुलुओ ने इसका उपयोग किया तो यह शायद एक पूरी तरह से अलग स्थिति होगी। हालांकि क्या कोई इस बात की पुष्टि कर सकता है कि सीटू रोंग के पास अपना कोई तुरुप का पत्ता नहीं था? जब वे सीटू रोंग और शियुलुओ के बीच तीव्र युद्ध देख रहे थे, तो आसपास के कुछ लोग धीमी आवाज में बातचीत करने लगे। जैसा कि संप्रदायों के शिष्यों से उम्मीद की जाती है, ऐसी ताकत कुछ राजा क्षेत्र विशेषज्ञों से भी बेहतर है। अतीत में मुझे लगा कि मेरे और संप्रदायों के इन शिष्यों के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। अब ऐसा लगेगा कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूँ। अफसोस, मुझे उम्मीद है कि असेंशन माउंटेन रेंज में प्रवेश करने के बाद मेरा इन शिष्यों से सामना नहीं होगा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से ग्रैंड मायरीड पर्वत में अपना जीवन खो दूंगा। चिंता मत करो भाई, भले ही संप्रदाय के ये शिष्य दुर्जेय हैं, लेकिन वे बहुत कम ही हमारे जैसे स्वतंत्र साधकों के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं। जब तक हम उन्हें नाराज नहीं करते, वे हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम उनके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल जीवित रहना और आवश्यक आंतरिक कोर के साथ असेंशन पर्वत श्रृंखला को छोड़ना है। ठीक है, संप्रदाय के ये अनुयायी हम जैसे छोटे चींटियों को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? टकराना, एक और विस्फोट हुआ और फिर शियुलुओ और सीटू रोंग दोनों 30 मीटर से अधिक दूर तक विस्फोटक रूप से पीछे हट गए। इस समय जियुलुओ की अभिव्यक्ति अत्यंत अप्रिय थी। उसने शुरू में सोचा था कि उसे सीटू रोंग से निपटने के लिए केवल कुछ चालों की आवश्यकता होगी, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सीटू रोंग से निपटने में असमर्थ होगा और इसके बजाय उसे सीटू रोंग द्वारा दबा दिया जाएगा। मैंने इस बार खुद को वास्तव में शर्मिंदा किया है। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो जियुलू के चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। अपने दाहिने हाथ को घुमाते हुए उसके हाथ में एक बड़ा कुल्हाड़ी दिखाई दी जो ताजे खून और काली ऊर्जा से लथपथ थी। जियुलू ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक कदम आगे बढ़ाया और उसने धीरे से उसे दूर से सीटू रोंग की ओर इशारा करते हुए उठाया। फिर उसने कहा, मैं अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। उसी समय उसके शरीर के भीतर से अचानक एक भयानक और अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह विस्फोटक रूप से बाहर निकल आया। जब यह अदृश्य ऊर्जा प्रकट हुई, तो जो लोग तुलनात्मक रूप से शियुलू के करीब थे, उन्हें तुरंत भयानक ठंड का एहसास हुआ। यह वध का इरादा है। यह वास्तव में किंवदंती का वध इरादा है। कितना भयानक नरसंहार इरादा। सीटू रोंग खतरे में है। जब उन्होंने शियुलुओ से निकलने वाली भयानक ठंड को महसूस किया, तो आसपास के वातावरण में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इरादे को किंवदंती की क्षमता कहा जा सकता है, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। यांग ये की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गंभीर हो गई। इस वध इरादे की ताकत शायद उसकी तलवार इरादे से कम नहीं थी। बेशक उसकी तलवार इरादा अब दूसरे स्तर के शिखर पर था, जबकि जियुलुओ का वध इरादा पहले स्तर पर था। इसलिए जियुलुओ का वध इरादा उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। जब जियुलू ने यह अदृश्य शक्ति छोड़ी, तो बाई क्यूई जो पहले अपनी आंखें बंद करके हवा में खड़ा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जियुलू को देखा। हालांकि उसने अपनी नजरें हटाने से पहले सिर्फ एक नजर डाली और कहा, उसका वध करने का इरादा शुद्ध नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह पहले से ही बुरा नहीं है, लीसी ने कहा। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र में कोई संघर्ष नहीं है, इसलिए उसे मारने के लिए इतने सारे लोग कहां से मिलेंगे? वास्तव में मैं भी बहुत उत्सुक हूं। इस बच्चे ने अपने वध इरादे को वास्तव में कैसे समझा?
आखिरकार, अगर उसने ग्रैंड किन साम्राज्य में जानबूझकर हत्या की, तो हमारे ग्रैंड किन साम्राज्य के लिए इससे अनजान होना असंभव होगा। यह वास्तव में इस वजह से है कि मैं उत्सुक हूं कि भूत संप्रदाय के इस शिष्य ने वध इरादे को कैसे समझा। संप्रदाय अंततः संभावित मुसीबतें हैं। बाईची ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बोला। लीसी की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने कहा, ध्यान रखो तुम क्या कहते हो। बाईची ने अपना सिर हिलाया, एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और चुप हो गया। नीचे जमीन पर सीटू रोंग की अभिव्यक्ति भी बदल गई जब उसने भयानक ठंड को महसूस किया। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह उत्साहित और खुश था। अगर वह शियू लुओ को हराने में सक्षम था जिसने वध के इरादे को समझ लिया था, तो तलवार संप्रदाय में उसका दर्जा तुरंत कुछ स्तर ऊपर उठ जाएगा, और यहां तक कि राक्षसी महिला मुरोंग याओ भी उसकी स्थिति को हिला नहीं पाएगी। जब उसने यहां तक सोचा, तो सीटू रोंग ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा हिंसक रूप से बहने लगी। एक अदृश्य तूफान उसके चारों ओर से बह निकला और उसके दाहिने हाथ के झटके से उसकी तलवार पर एक चमकदार चमक चमक उठी। एक निश्चित समय पर सीटू रोंग का शरीर अचानक धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, जबकि तलवार की रोशनी की किरणें उसके चारों ओर लगातार टिमटिमा रही थीं। इसके अलावा उसके हाथ में तलवार सूरज की तरह चमक रही थी। मुरोंग याओ की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह धीमी आवाज में बोल रही थी। यह तलवार संप्रदाय की निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक है, सर्वव्यापी एवरलाइट तलवार तकनीक। अध्याय 184 कार्रवाई करना। जैसे ही उसने सीटू रोंग को धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते देखा, शियुलू की आंखों में एक क्रूर भाव की किरण चमक उठी। उसने गंभीर आवाज में चिल्लाया, खून की प्यास को चीर डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी सीटू रोंग पर फेंक दी। जैसे ही रक्तपिपासु ग्रेटेक्स उसकी पकड़ से छूटा, ग्रेटेक्स की नोक से लगभग 30 मीटर लंबी एक विशाल रक्त लाल चमक विस्फोटक रूप से निकली और ग्रेटेक्स के पहुंचने से पहले ही सीटू रोंग की ओर गिर पड़ी। रक्त की लाल चमक भौतिक लग रही थी और उसमें रक्त की घनी आभा भरी हुई थी। भले ही वे उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर थे, फिर भी आसपास के लोग उसे साफ साफ सूंघ पा रहे थे। सबसे भयानक बात खून की लाल चमक नहीं थी, बल्कि वह कुल्हाड़ी थी जिसे शियुलू ने फेंका था। कुल्हाड़ी बहुत तेज थी और इसने भाग लेने वाले सभी लोगों के चेहरे पर सदमे का भाव प्रकट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी शक्ति असाधारण थी। जहां भी यह गुजरा, वहां हवा पूरी तरह से फट गई और बीच हवा में 30 मीटर से अधिक आकार की दरार दिखाई दी। हवा में सीटू रोंग की आंखों में एक शातिर भाव की झलक दिखाई दी और फिर उसने एक गंभीर आवाज में चिल्लाते हुए अपनी तलवार को शियुलुओ की ओर नीचे की ओर फेंका। एक पल में तलवार की नोक से एक तलवार की क्यूई की धार निकली जो रक्त की लाल चमक से कम नहीं थी। उसी समय सीटू रोंग के पूरे शरीर से तलवार की क्यूई की छोटी छोटी फुहारों का घना विस्तार अचानक बाहर निकल आया। तलवार की क्यूई की ये फुहारें बारिश की बूंदों की तरह थीं जो आकाश और पृथ्वी को ढंक रही थीं और शियुलुओ की ओर बढ़ रही थीं। टकराना। रक्त लाल चमक और तलवार क्यूई टकराने से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर टक्कर के बिंदु से हवा का एक विस्फोट हुआ। चौक पर सख्त फर्श तुरंत टुकड़ों में बिखर गया जबकि हाथ मोटी दरारें लगातार आसपास की ओर फैलने लगीं। हालांकि जियुलुओ की कुल्हाड़ी बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ती रही और सीटू रोंग के सामने पहुंच गई। उसी समय सीटू रोंग द्वारा उत्सर्जित तलवार क्यूई की घनी वर्षा भी जियुलुओ के सामने आ गई थी। दोनों ने पहले भी बहुत ही भयानक करतब दिखाए थे, इसलिए उनके शरीर में बहुत कम ऊर्जा बची थी। तो वे कैसे बच सकते थे, कैसे विरोध कर सकते थे? इस समय दोनों के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए। ठीक इसी समय अचानक एक आकृति शियू लुओ के सामने प्रकट हुई और उसके दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक रक्त लाल ऊर्जा ढाल उसके सामने प्रकट हुई। तलवार क्यूई की घनी वर्षा रक्त लाल ऊर्जा ढाल पर उतरी और कुछ ही समय में उस पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। जब उस आकृति ने यह देखा तो वह ठंडी आवाज में गुर्राया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया जिससे उसकी हथेली से काली ऊर्जा की अनगिनत किस्में बाहर निकल आईं। भाई भाई भाई, काली ऊर्जा तलवार क्यूई की वर्षा से टकराए और असंख्य विस्फोट गूंज उठे। कोई तो जियू लुओ को बचाने आया था और यही बात सीटू रोंग के लिए भी लागू हुई। स्वाभाविक रूप से यांग ये ने सीटू रोंग को नहीं बचाया। सीटू रोंग ने उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किया था, उसके बाद यांग ये सीटू रोंग को कैसे बचा सकता था? यांग ये ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नफरत का बदला दया से चुकाए। यह मुरोंग याओ ही था जिसने सीटू रोंग को बचाया था। मुरोंग याओ को शुरू में उम्मीद थी कि यांग ये उसे बचा लेगा। हालांकि उसने देखा कि यांग ये का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसके पास खुद ही आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। भले ही वह सीटू रोंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को भूत संप्रदाय का सामना करते समय अपने बीच की दुश्मनी को एक तरफ रखना पड़ा। यहाँ उपस्थित शिष्यों में से केवल यांग ये और मुरोंग याओ के पास ही जियू लुओ के हमले का विरोध करने की ताकत थी, और चूंकि यांग ये ने मदद करने से इनकार कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
जब कुल्हाड़ी सीटू रोंग से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थी, तो मुरोंग याओ उसके सामने प्रकट हुई, और अचानक उसके हाथ में एक तलवार आ गई। अपनी कलाई के एक झटके से उसने तुरंत अपनी तलवार से अनगिनत वार किए। टकराना। ग्रेट एक्स उड़ते हुए नष्ट हो गया। शियू लुओ के सामने खड़ा युवक ठंडी आवाज में गुर्राया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कुल्हाड़ी उसकी मुट्ठी में मजबूती से आ गिरी, मानो मुरोंग याओ ने उसे वहीं भेजा हो। चून की तलवार संप्रदाय की परिसू ने इतने साल पहले मेरे भूत संप्रदाय से पहले टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश किया था, इसलिए तलवार संप्रदाय हमेशा मेरे भूत संप्रदाय के बाद प्रवेश करता है। इस बार भी मेरा भूत संप्रदाय पहले प्रवेश करेगा। तलवार संप्रदाय के आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? युवक ने कहा। तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। अगर वे इस बात पर सहमत हो गए तो तलवार संप्रदाय के लिए उनका सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? इस बीच सीटू रोंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए पहले जा सकते हो क्योंकि तुमने ऐसा कहा है? मुरोंग याओ ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और उसने खुद से कहा, सीटू रोंग वास्तव में स्थिति को समझने में असमर्थ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी सोचता है कि भूत संप्रदाय में सबसे मजबूत ज़ियू लुओ है? युवक ने उदासीनता से सीटू रोंग की ओर देखा और फिर वह ली सी की ओर देखने लगा जो हवा में खड़े थे। फिर उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, यहाँ हत्या करना प्रतिबंधित नहीं है ना? ऐसा नहीं है। ली सी ने युवक की ओर उदासीनता से देखा और फिर कहा, आपके संप्रदाय के वरिष्ठों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि एक बार जब कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश करता है, तो प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इसलिए जब तक आपके पास क्षमता है, तब तक आप बेहिचक हत्या कर सकते हैं। ग्रैंड किन साम्राज्य स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के बीच की दुश्मनी में मध्यस्थता नहीं करेगा, और यह इस हद तक भी था कि साम्राज्य जितना अधिक प्रसन्न होता था, ये संप्रदाय एक दूसरे के साथ लड़ते थे। अच्छा, ठीक इसी समय यांगे अचानक भीड़ से बाहर आया और मुरोंग याओ के पास पहुंचा, इससे पहले कि वह कहता, चूंकि वरिष्ठ लीसी ने कहा है कि आरोही रैंकिंग शुरू हो गई है और हत्या करना प्रतिबंधित नहीं है, तो तलवार संप्रदाय के शिष्यों, आप सभी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? भूत संप्रदाय के पास केवल 3 सदस्य हैं जबकि हमारे पास 10 हैं। मुझे मत बताओ कि हम 10 लोग उन तीनों से लड़ने से डरते हैं। जब युवक ने ये शब्द कहे, तो उसे पता था कि अब वह और अधिक चुप नहीं रह सकता। यहाँ आने से पहले उसने सु किंगशी से वादा किया था कि अगर संभव हुआ तो वह तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों का ख्याल रखेगा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। वह उसके अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ था। अब तलवार संप्रदाय के शिष्यों को उनकी देखभाल करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। क्योंकि यहाँ उपस्थित शिष्यों में से शायद केवल मुरोंग याओ और वह स्वयं ही उस युवक के खिलाफ जा सकते थे जो उनके सामने खड़ा था। वह अहंकारी नहीं था, लेकिन यह स्थिति का एक तथ्य था। बेशक, एक और भी महत्वपूर्ण कारण था। वह भूत संप्रदाय के सभी सदस्यों को यहीं खत्म करना चाहता था, अगर यह संभव होता। क्योंकि उनका समूह असेंशन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते ही अलग हो जाता। इसलिए, अगर तलवार संप्रदाय के वे सदस्य भूत संप्रदाय के इन 3 सदस्यों में से किसी एक का सामना करते समय अकेले होते, तो सीटू रोंग और मुरोंग याओ के अलावा बाकी सभी को शायद मौत का सामना करना पड़ता। हालांकि यह मामला अलग था। वे सभी अब एक साथ थे और वे अपनी सेनाएं इकट्ठा कर सकते थे। अगर वे 10 बनाम 3 की लड़ाई जीतने में असमर्थ थे, तो असेंशन रैंकिंग में भाग लेने का क्या मतलब था? उनके लिए घर जाकर बच्चे पैदा करना ही बेहतर था। यांग ये की बात सुनकर तलवार संप्रदाय के सदस्य पहले तो दंग रह गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उसके कहने का मतलब समझ लिया। उसके बाद वे यांग, ये, मुरोंग याओ और सीटू रोंग के पास चले गए, और फिर उन्होंने अपनी तलवारें वापस ले लीं और भूत संप्रदाय के सदस्यों को शत्रुतापूर्ण नजरों से घूरने लगे। युवक के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने यांग ये को एक पल के लिए परखा और फिर बोला, तुम वही यांग ये हो जिसने शाही राजधानी के प्रवेश द्वार पर एक राजा के विशेषज्ञ को मार डाला था। कलाई घुमाते ही वायलेट स्पिरिट उसकी मुट्ठी में आ गई और उसने उसे दूर से ही युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास तुमसे छोटी मोटी बातें करने का समय नहीं है। बस मुझे बताओ, क्या तुम हमें पहले अंदर जाने दोगे या हमसे लड़ोगे? युवक की आंखें सिकुड़ गईं और एक भयावह ठंडी चमक के साथ टिमटिमाने लगीं। वह बहुत आश्वस्त था और उसे यांग ये को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि तलवार संप्रदाय के सभी 10 सदस्यों के खिलाफ जाना बिल्कुल असंभव था। भले ही ज़ियू लुओ और उसके पीछे का दूसरा छोटा भाई भी शामिल हो, फिर भी यह असंभव होगा। यह इस हद तक था कि थोड़ी सी भी गलती से उन तीनों की यहां मौत हो सकती थी। भले ही वे तलवार संप्रदाय के कम से कम 7 या 8 सदस्यों को मार सकते थे, लेकिन क्या यह इसके लायक था? अगर वे असेंशन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए और तलवार संप्रदाय के ये सदस्य अलग हो गए, तो वह अपनी तरफ से किसी की बलि दिए बिना उन सभी को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम होगा। इसलिए, जब उसने यहां तक सोचा, तो युवक ने अपना निर्णय ले लिया था। यांग ये ने जब देखा कि युवक चुप है, तो वह ठहाके लगाकर हंसा और फिर उसने तलवार संप्रदाय के शिष्यों को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर ले गया,
अगर वह सच में तलवार संप्रदाय का शिष्य होता तो वह उन्हें अपनी जान छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए हर चीज की परवाह नहीं करता। हालांकि वह ऐसा नहीं था। इसलिए तलवार संप्रदाय के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना उसके लिए स्वाभाविक रूप से असंभव था। क्या मजाक है। उसे अभी भी अच्छी तरह याद है कि तलवार संप्रदाय ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। मुरोंग याओ के लाल होंठ खुल गए, लेकिन उसने अंत में कुछ नहीं कहा। अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर के साथ उसने भी देखा था कि तलवार संप्रदाय के साथ यांग ये का रिश्ता अब थोड़ा अलग लग रहा था। अन्यथा यांग ये के चरित्र के साथ वह शायद भूत संप्रदाय के इन सदस्यों को मारने के लिए सब कुछ अनदेखा कर देता। लेकिन यांग ये ने ऐसा नहीं किया था। वह ऐसा करना चाहती थी, लेकिन अगर यांग ये ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो उसे उन तीनों को मारने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा यह इस हद तक भी था कि थोड़ी सी भी गलती से तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य, जिनमें वह खुद भी शामिल थी, यहाँ नष्ट हो सकते थे। ऐसे अवसर की क्या बर्बादी। मुरोंग याओ ने हल्की सी आह भरी। जैसे ही उसने तलवार संप्रदाय के सदस्यों को टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर बढ़ते देखा, जियू लुओ ने गुस्से से कहा, वरिष्ठ भाई जियानजुन, हम उन्हें ऐसे ही प्रवेश करने देंगे? और क्या? युवक ने उदासीनता से कहा, क्या आपको लगता है कि हम तीनों उनके 10 लोगों के समूह का विरोध कर सकते हैं? जियू लुओ अवाक रह गया। हालांकि वह घमंडी था, लेकिन वह इतना घमंडी नहीं था कि वह सोचे कि वे तीनों तलवार संप्रदाय के सभी 10 सदस्यों का सफाया कर सकते हैं। आखिरकार उसने पहले ही अपने वध इरादे का इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी उसे सीटूरोन के साथ एक साथ नष्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर सीटूरोन तलवार संप्रदाय के सदस्यों में सबसे मजबूत नहीं लग रहा था। लेकिन मैं वास्तव में इसे स्वीकार करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा हूं। जियू लुओ ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ सोचा। आकाश में यांग यी के समूह के गठन में प्रवेश करने के बाद बाई ची ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा, कितना दिलचस्प बच्चा है। तलवार संप्रदाय के 10 सदस्यों के असेंशन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद भूत संप्रदाय के सदस्य अगले स्थान पर प्रवेश करते हैं, और फिर ब्राइट मून संप्रदाय। ब्राइट मून संप्रदाय के प्रवेश करने के बाद सभी शेष बचे हुए लोग बिना किसी क्रम के सोचे आगे बढ़ जाते हैं कि वे किस क्रम में असेंशन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अध्याय 185 वाद विवाद। जिस समय असेंशन रैंकिंग के प्रतिभागियों ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश किया, उसी समय असेंशन माउंटेन रैंकिंग की गहराई में अचानक एक भयंकर गर्जना गूंज उठी जो बहुत दूर थी। उसके बाद जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी और विभिन्न प्रकार के अनगिनत डाकबीस्ट आसपास की ओर बिखर गए। इस समय संपूर्ण असेंशन पर्वत श्रृंखला में हलचल मची हुई थी और धरती ऐसे कांप रही थी मानो भूकंप आ गया हो। असंख्य जानवर पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरे, और ऐसा दृश्य और उससे प्रकट होने वाली भव्य आभा किसी भी आत्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को भय से कांपने के लिए पर्याप्त थी। असेंशन पर्वत श्रृंखला से 500 किलोमीटर से अधिक दूर एक पहाड़ पर 6 महान शक्तियों, इंपीरियल अकादमी और विभिन्न कुलों के प्रतिनिधि यहाँ थे। मनुष्यों के अलावा वहाँ मजबूत आकृति और मजबूत शरीर वाले पुरुष भी थे। जाहिर है वे डाकबीस्ट थे जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। केवल किंग रियल्म से नीचे के डिपॉफर्स और स्पिरिट रियल्म से नीचे के डाकबीस्ट ही असेंशन रैंकिंग में भाग ले सकते थे। अगर किंग रियल्म या उससे ऊपर के विशेषज्ञ और स्पिरिट रियल्म या उससे ऊपर के डाकबीस्ट असेंशन माउंटेन रेंज में प्रवेश करते हैं, तो यह निस्संदेह विभिन्न शक्तियों और उन डाकबीस्ट के लिए एक आपदा होगी। इसलिए विभिन्न शक्तियां और डाकबीस्ट यहां से इसकी निगरानी कर रहे थे। यहाँ पर्वत शिखर पर एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ और स्पिरिट रियल्म डाकबीस्ट थे। उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां इतनी पर्याप्त थीं कि वे असेंशन पर्वत श्रृंखला के भीतर होने वाली हर चीज को महसूस कर सकते थे। जब तक कोई भी व्यक्ति इन सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता, वे उसे पहले ही क्षण में देख लेते। पहाड़ की चोटी पर एक हट्टा कट्टा आदमी एक अधेड़ उम्र के आदमी को देख रहा था जो हरे रंग की पोशाक पहने हुए था और जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने पूछा, किंग यूनजी, मैंने सुना है कि इतिहास की सबसे भयानक प्रतिभा आपके मूल विद्यालय में आई है। किंग यूनजी नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मजबूत आदमी की ओर देखा और कहा, मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह इतिहास में सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसे पिछले 1000 वर्षों में सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। जब उन्होंने यह सुना, तो अन्य शक्तियों के प्रतिनिधियों ने किंग यूनजी की ओर देखा। कैसी अहंकारी भावनाएं। मजबूत कद काठी वाले व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए कहा, किंग यूनजी, तुमने फिर भी उसे आरोही रैंकिंग में भाग लेने की हिम्मत दी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह जल्दी मर जाएगा? यह वास्तव में दुख की बात होगी अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ग्रैंड मायरीड पर्वतों में समय से पहले मर जाए। जब तक तुम्हारे 1 साल ठू के पोते पोतियों में ताकत है, तब तक उसे मारने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। किंग यूनजी ने उदासीनता से कहा, लेकिन तुम्हारे टाइगर कबीले में डाकबीस्ट्स के लिए साधना का मार्ग आसान नहीं है, और तुमने अपने टाइगर कबीले की युवा पीढ़ी के सभी कुलीनों को भी मार डाला है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे हम इंसानों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे? हा हा। अचानक एक साल ठूठ जोर से हंसा, जो आसमान में गूंज उठा।
थोड़ी देर बाद उसने हंसना बंद किया और कहा, किंग यूनजी, मुझे ही ये शब्द बोलने चाहिए। तुम्हारे इंसानों में से सभी प्रतिभाशाली लोग यहाँ आ गए हैं, तो क्या तुम सभी को डर नहीं है कि मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य के कुलीन लोग उनका सफाया कर देंगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरा डाकबीस्ट साम्राज्य शायद कुछ 100 सालों के लिए दक्षिणी क्षेत्र का मालिक होगा। आइए इंतजार करें और देखें कि कौन किसे मारता है। किंग यूनजी ने उदासीनता से कहा। एक साल ठू ने अन्य शक्तियों के प्रतिनिधियों पर नजर डाली और फिर वह मुस्कुराया और कहा, किंग यूनजी, अगर आपकी मानव जाति के प्रतिभाशाली लोग एकजुट हो जाते हैं तो मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य के कुलीन लोग वास्तव में थोड़ा खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से, क्या आपको लगता है कि आपकी मानव जाति के वे प्रतिभाशाली लोग एकजुट होंगे? बोलते समय उसने तलवार संप्रदाय के यू हिंग और भूत संप्रदाय के एल्डर कुगु की ओर देखा और फिर कहा, चलो बाकी सबके बारे में बात न करें और सिर्फ तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के बारे में बात करें। क्या आपको लगता है कि उनके संप्रदाय एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होंगे? इस बीच एल्डर कुगु ने ठंडे स्वर में कहा, एक साल ठू, हम इंसानों के बीच के मामलों पर टिप्पणी करना आपका काम नहीं है। क्या मेरी मानव जाति को उन छोटे डाकबीस्ट से निपटने के लिए सेना में शामिल होने की जरूरत होगी? जब तक आपका डाकबीस्ट साम्राज्य कोई चाल नहीं चलता और डाकबीस्ट को स्पिरिट दायरे में खदेड़ देता है, तब तक मैं गारंटी देता हूं कि इस बार आपके डाकबीस्ट साम्राज्य द्वारा भेजे गए सभी कुलीनों का सफाया कर दिया जाएगा। कुगु, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पिछले 10 से अधिक वर्षों में तुम्हारी ताकत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, लेकिन बहस करने में तुम्हारी कुशलता बहुत बहुत बढ़ गई है। एक साल ठू ने उदासीनता से कुगु की ओर देखा। कुगु कुछ कहने ही वाला था कि अचानक किंग यूनजी ने कहा, चलो यहाँ बहस जारी न रखें। आरोही रैंकिंग मनुष्यों और डाकबीस्ट के बीच की लड़ाई है, और यह मनुष्यों के बीच की लड़ाई भी है। अगर वे लड़ाई के दौरान मर जाते हैं तो उन्हें केवल अपर्याप्त शक्ति वाला ही माना जा सकता है। चूंकि उनके पास अपर्याप्त शक्ति थी, तो क्या वे प्राचीन युद्ध के मैदान में जाने पर भी मर नहीं जाएंगे? यह अंत में मृत्यु में समाप्त होगा, इसलिए क्या मनुष्यों और डाकबीस्ट के हाथों मरना बेहतर नहीं होगा? यह सुनकर कुगु और एक साल ठू चुप हो गए। डॉट 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 इस समय यांग ये ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की, क्योंकि वह उस विशाल बाघ को देख रहा था जो उससे लगभग 10 गुना बड़ा था। इस विशाल बाघ का आकार उसके भंवर डेंटियन के भीतर 2 भेड़िया राजाओं और डेथ माउंटेन रेंज में पृथ्वी भालू राजा से भी बड़ा था। डाकबीस्ट की ताकत आमतौर पर उनके आकार से निर्धारित होती थी। बेशक इस सामान्य विधि ने बैंगनी मिंग जैसी असामान्य राक्षसी प्रतिभाओं को बाहर रखा। चूंकि विशालकाय बाघ का आकार इतना विशाल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। बेशक यांग ये डर नहीं रहा था और उसे बस लगा कि वह थोड़ा बदकिस्मत था, क्योंकि जैसे ही उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था, उसे इस विशाल बाघ के सामने टेलीपोर्ट किया गया था, और अगर उसने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह शायद इस बाघ के पेट में समा जाता। इस बार यांग ये ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस किंग रैंक डाकबीस्ट का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा। वर्तमान में यह पहले जैसा नहीं था और आसपास अनगिनत मानव गहराई वाले लोग थे। अगर वह इस बाघ से इस हद तक लड़ता कि वे दोनों बुरी तरह घायल हो जाते, तो बहुत संभावना थी कि इससे किसी दूसरे इंसान को फायदा होता। ठीक जब वह बैंगनी मिंग को बुलाने वाला था, तो बाघ ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाई और फिर वह यांग यी की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई विशाल पर्वत उसकी ओर दबाव डाल रहा हो। यांग यी की पलकें झपकने लगीं। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया और फिर हवा में उड़ने के लिए उसने जवाबी ताकत पर भरोसा किया। टकराना। बाघ चूक गया और जोर से जमीन पर गिरा। जमीन तुरंत हिल गई और बाघ जिस जगह गिरा, वहां एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। चूक जाने के बाद बाघ और भी क्रोधित हो गया और उसने अपना सिर ऊपर उठाया और दहाड़ने लगा। उसके बाद उसने तेजी से अपने अगले पंजों से जमीन पर वार किया और फिर उछलकर यांग ये की ओर तेजी से हमला किया जो हवा में से नीचे उतर रहा था। इस बार बाघ की गति पिछले हमले के मुकाबले कम से कम 2 गुना थी, इसलिए यांग ये चकमा देने में पूरी तरह असमर्थ था। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने इसकी गति देखी, और उसने खुद से कहा, कितना तेज! यह ग्रे और सिल्वर से भी ज्यादा तेज है। चूंकि मैं चकमा नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसका सामना ही कर सकता हूं। यांग ये की आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी, जबकि उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में कस लिया और फिर उसने उसे वापस खींच लिया, जिससे उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। जिस समय बाघ उसके शरीर से टकराने वाला था, यांग ये ने जोर से चिल्लाते हुए तेजी से अपनी मुट्ठी बाघ के सिर पर मारी। टकराना। यांग यी हवा में पीछे की ओर उड़ गया और वह अज्ञात दूरी तक उड़ गया, जहां उसका आकार सीधे बाघ की आंखों में एक काले बिंदु में परिवर्तित हो गया। दूसरी ओर बाघ का भी हाल कुछ बेहतर नहीं था। न केवल उसकी खोपड़ी में मुट्ठी का निशान बना था, बल्कि वह इतनी तेजी से जमीन पर गिरा था कि वह भी यांग यी पर झपटने के लिए इस्तेमाल की गई गति से भी अधिक तेज था। जब उसका विशालकाय शरीर सीधे जमीन में 10 मीटर से अधिक गहराई तक धंस गया तो जमीन हिल गई। जमीन पर उतरने के बाद यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी।
क्योंकि वह उस बाघ को देख रहा था जो जमीन में धंस गया था। बाघ के पिछले हमले ने वास्तव में उसके आंतरिक अंगों को घायल कर दिया था। सौभाग्य से हीलिंग टेलिस्मन से उपचार प्राप्त करने के बाद वह ठीक था। इस समय उसकी शारीरिक शक्ति और बचाव पहले से ही किंग ग्रैंड डाकबीस्ट के बराबर था, फिर भी वह पिछली टक्कर के दौरान स्पष्ट रूप से वंचित स्थिति में था। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अब असेंशन माउंटेन रेंज में घूम रहे डाकबीस्ट कितने दुर्जय थे। क्या वे अन्य मानव प्रतिभाशाली लोग इन किंग ग्रैंड डाकबीस्ट के एक भी वार का विरोध कर पाएंगे? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इन सभी विचारों को त्याग दिया क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसे चिंतित होना चाहिए। यांग ये ने छेद से बाहर निकले बाघ को देखा और कहा, छोटे साथी, मेरे साथ लड़ो। उसे भरोसा था कि वह अकेले ही बाघ से निपट सकता है, लेकिन उसे अब अपनी ताकत बचाकर रखनी थी। आखिरकार उसके लिए तमाम तरह के अनजान खतरे इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने लड़ाई जल्दी खत्म करने का फैसला किया था। जब उसने यांग ये की आवाज सुनी तो बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर उसने दूर से बाघ को देखा। उसके बाद एक अदृश्य दबाव ने उसे घेर लिया। जब बाघ जो एक बार फिर हमला करने वाला था उसने बैंगनी मिंक से रक्तरेखा दबाव महसूस किया तो उसकी आंखों में जो भयंकर चमक थी, जो मुट्ठी से भी बड़ी थी, वह तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह डर और आतंक ने ले ली। इसके अलावा उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जमीन पर लेटने लगा। इसके अलावा यांग ये ने चौंक कर देखा कि उसका शरीर वास्तव में कांप रहा था। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर इस तरह लेट गया मानो उसने हार मान ली हो। जब बैंगनी मिंक ने विशालकाय बाघ को इस तरह से कार्य करते देखा तो उसकी पलकें झपकने लगी और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और फिर अपने छोटे पंजों से यांग ये के सिर को रगड़ने लगा। यह ऐसे ही किया गया। यांग ये अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। एक किंग ग्रैंड डाकबीस्ट जो ग्रे और सिल्वर से भी अधिक दुर्जय था, वास्तव में छोटे साथी के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले भी विरोध नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद यांग ये अपने सदमे से उबर गया और फिर उसने उस छोटे लड़के की तरफ देखा जो उसकी उपलब्धियों का श्रेय लेना चाहता था और कड़वाहट से मुस्कुराया। छोटे साथी, चलो इसे मार देते हैं। यद्यपि वह इस राजा रैंक डाकबीस्ट को वश में करना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं भूला था कि इस बार उसे एक कार्य सौंपा गया था और वह था 30 राजा रैंक डाकबीस्टों के आंतरिक कोर को प्राप्त करना। अध्याय 186 वेनरेन्यू। यांग यी की आवाज सुनते ही बाघ ने अपना शरीर जमीन से सटा लिया और अपनी आंखों में याचना भरे भाव के साथ बैंगनी रंग के मिंक को देखा। बैंगनी मिंक ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह बाघ को मारने से इनकार कर रहा है। यांग ये के चेहरे पर कड़वी मुस्कान और भी कड़वी हो गई जब उसने कहा, छोटे साथी, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो मैं यहां से जिंदा निकलने पर भी असफल हो जाऊंगा। बैंगनी मिंक ने अपना सिर हिलाना जारी रखा और उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने अपने पंजों से यांग ये के सिर को पकड़ लिया और उसके सिर को जोर से हिलाया। ठीक है, ठीक है, हम इसे नहीं मारेंगे, ठीक है, यांग ये ने असहायता से कहा और उसने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह सुनते ही उसने जल्दी से अपना छोटा पंजा हिलाया और फिर बैंगनी रोशनी की एक किरण ने बाघ को घेर लिया, इससे पहले कि वह यांग ये के भंवर डेंचेन में भेजा जाता। छोटा सा साथी बस इतना ही डरता था कि यांग ये अपनी बात से मुकर जाएगा। यांग ये को थोड़ा मजा आया जब उसने छोटे लड़के की हरकतें देखीं। दरअसल वह अभी सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि उसने उसे हारते हुए देखा था और उसे मारना छोड़ दिया था। यह एक किराए के गुंडे की तरह था जो किंग ग्रैंड डाकबीस्ट था, इसलिए जब तक उसके दिमाग में कुछ भी गलत नहीं था तो वह उसे पाने का प्रयास क्यों छोड़ेगा। इसके अलावा शायद यह वायलेट मिंक की वजह से था, लेकिन उसके मन में डाकबीस्ट के प्रति ज्यादा बुरा इरादा नहीं था और इसके बजाय उसके मन में उनके बारे में थोड़ी अच्छी धारणा थी। इसके अलावा उसने इस बार मामले के प्रति छोटे साथी के रवैये को महसूस किया था और वह नहीं चाहता था कि वह डाकबीस्ट को मारे। बेशक उसका मानना कि अगर कोई डाकबीस्ट नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है और उसे मारने का इरादा रखता है, तो छोटा साथी निश्चित रूप से उसके पक्ष में खड़ा होगा। डाकबीस्ट के आंतरिक कोर के लिए यह बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। भले ही वह डाकबीस्ट को नहीं मार सकता था, फिर भी क्या दूसरे उन्हें नहीं मारेंगे। आखिरकार इस दुनिया में हमेशा अनगिनत लोग रहे हैं जो मौत को आमंत्रित करना पसंद करते हैं। इसलिए जब डाकबीस्ट की तुलना की जाती है तो वह उन मनुष्यों को मारने में और भी अधिक रुचि रखता था जो मौत को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि घोस्ट सेक्ट और फ्लावर पैलेस के सदस्य। अचानक यांग यी ने भौहें सिकोड़ी और अपनी कलाई को घुमाते हुए वायलेट स्पिरिट ने लगभग 30 मीटर दूर स्थित एक विशाल पेड़ की ओर हिंसक रूप से गोली चलाई। टकराना, पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर वहां से एक आकृति प्रकट हुई। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने इस व्यक्ति की शक्ल देखी। अपने दाहिने हाथ के इशारे से वायलेट स्पिरिट प्रकाश की एक बैंगनी किरण में बदल गई जो वापस उसकी हथेली में आ गई। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत उमड़ने लगी और उसने इस व्यक्ति को देखा और गहरी आवाज में कहा, फूल महल के वेनरेन्यू, तुम यहाँ कब से हो? यह कोई और नहीं बल्कि फूल महल के प्रतिभागियों में से एक प्रतिनिधि शिष्य वेनरेन्यू था।
वेनरेन यू ने यांग ये के हाथ में मौजूद वायलेट स्पिरिट तलवार को देखा और कहा, तलवार को नियंत्रित करने का यह कितना शानदार तरीका है। ऐसा लगता है कि आपकी ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम यहाँ कब से हो? यांग ये ने फिर वही सवाल पूछा। वह नहीं चाहता था कि उसके रहस्य फूल महल के सदस्यों को पता चले, अन्यथा वह फिर कभी शांति से आराम नहीं कर पाएगा। क्या यह महत्वपूर्ण है? वेनरेन यू ने उदासीनता से कहा। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कहा, वास्तव में यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग यी की आकृति चमक उठी और वह एक छाया में बदल गया जो विस्फोटक रूप से उसकी ओर बढ़ा। इसके अलावा उसने अचानक वायलेट स्पिरिट को हवा में उसकी ओर उड़ा दिया, जिससे तलवार क्यूई की एक सुनहरी स्ट्रैंड सबसे पहले उसकी ओर बढ़ी। जब बात फूल महल के सदस्यों की आती थी, तो वह उनमें से हर एक को मार डालना चाहता था। अगर यह कोई सामान्य समय होता, तो वह निश्चित रूप से जल्दबाजी में हमला नहीं करता। लेकिन अब, यह क्षण एक अच्छा अवसर था। वेनरेन यू को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने यांग ये को अचानक हमला करते देखा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर एक फूल की पंखुड़ी यांग ये की सुनहरी तलवार की क्यूई की ओर इतनी तेजी से चली कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। टकराना। सुनहरी तलवार क्यू ने तुरंत वेनरेन यू की फूल की पंखुड़ी को नष्ट कर दिया और फिर उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, बल्कि वह उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी और उसने धीमी आवाज में कहा, कितनी तेज तलवार क्यूई। रुको, तुम्हारे पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा है। बोलते हुए उसने एक बार फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर एक फूल की पंखुड़ी एक बार फिर विस्फोटक ढंग से बाहर निकली। इस बार फूल की पंखुड़ी पहले से भी ज्यादा तेज थी और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। टकराना। स्वर्ण तलवार क्यूई और फूल की पंखुड़ियां वेनरेन यू के सामने लगभग 3 मीटर की दूरी पर हिंसक रूप से टकराईं और एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद वे हवा की लहरों में परिवर्तित हो गईं, जो आसपास के वातावरण में फैल गईं। उसी समय यांग ये उसके सामने आ गया था और उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और न ही अपनी तलवार खींची और ऊपर से नीचे तक वार करने में संकोच किया। तलवार का यह वार बिजली की तरह तेज था। नहीं, यह उससे भी ज्यादा तेज था। हालांकि यह वास्तव में एक बहुत ही तेज प्रहार था जो चूक गया। वास्तव में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह चूक गया था, क्योंकि उसने उसके सुंदर बालों का एक गुच्छा काट दिया था। यह सब होने से कुछ ही क्षण पहले हुआ था। जिस समय यांग ये ने अपनी तलवार खींची, उसी समय वेनरेन यू का शरीर अचानक और अजीब तरह से अनगिनत फूलों में बदल गया था जो आसपास की ओर फैल गए थे, इससे पहले कि वह रहस्यमयी तरीके से 30 मीटर दूर दिखाई देती। उसी समय जिन फूलों में वह पहले बदल गई थी, वे चौंकाने वाली गति से यांग ये पर झपट पड़े। इतनी कम दूरी पर यांग यी इस तरह के हमले से बचने में पूरी तरह असमर्थ था और वह केवल उन फूलों को अपने शरीर पर गिरने दे सकता था। भाई भाई भाई, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पटाखे फूट रहे हों और असंख्य विस्फोट गूंज रहे हों। वेनरेन यू ने अपने माथे पर बालों को छुआ जो यांग ये ने काट दिए थे, और फिर उसने यांग ये को देखा जो उन फूलों की पंखुड़ियों से घायल हो गया था। उसने कहा, क्या तेज तलवारबाजी है। लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? कैसे? अचानक उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि यांग ये अपने शरीर पर पड़े फटे कपड़ों को थपथपा रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उन फूलों की पंखुड़ियों की ताकत वाकई बहुत भयानक थी, लेकिन यांग ये की राय में वे अभी भी थोड़े अपर्याप्त थे। आखिरकार उसकी शारीरिक सुरक्षा पहले से ही एक साधारण राजा रैंक डाकबीस्ट से ज्यादा मजबूत थी। हालांकि उसने उसके हमले का सामना किया था, लेकिन उसका चेहरा और भी गंभीर था। इस महिला की ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। न केवल वह पहले से ही उसके हमले को चकमा देने में सक्षम थी, बल्कि वह उसी समय जवाबी हमला करने में भी सक्षम थी। ऐसी प्रतिक्रिया गति को वास्तव में भयानक कहा जा सकता है। यह पहली बार था कि उसका प्रतिक्रियात्मक प्रहार उसी साधना क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विरुद्ध असफल हुआ था। क्या जबरदस्त शारीरिक सुरक्षा है। वेनरेन यू ने उसे घूरते हुए कहा, तो हम हमेशा से तुम्हें कमानते आए हैं। किसी और बात का जिक्र नहीं करना, बस तुम्हारा यह शारीरिक शरीर ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं वाकई उत्सुक हूँ। दक्षिणी क्षेत्र में अब व्यवहारिक रूप से कोई भी बॉडी रिफाइनर नहीं है, और अगर हैं भी तो वे कुछ बेकार बॉडी रिफाइनर हैं। तुमने अपने शरीर को इस हद तक कैसे सुधारा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? यांग ये के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी और वह धीरे धीरे उसकी ओर चलता रहा। वेनरेन यू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ। आपके पास और कौन से तुरुप के पत्ते हैं? बेझिझक उन सभी का उपयोग करें। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसके रवैये में कुछ गड़बड़ है। क्या वह मेरे तुरुप के पत्तों की जांच कर रही है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। जब वह वेनरेन यू से 10 मीटर दूर पहुंचा, तो उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत गेल शूज में बह गई थी, जबकि उसने एक साथ गेल स्टेप्स को अंजाम दिया था, जिससे उसका फिगर कई प्रतिरूपों में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गए।
वे प्रतिरूप अभी तक बिखरे नहीं थे जब उसका शरीर वेनरेन के सामने पहुंचा था। पहले की तरह यांग ये ने अपनी तलवार निकाली और वार किया। इस बार इसकी गति पिछली बार से बेहतर थी। हालांकि वेनरेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने वही चाल अपनाई। जिस क्षण यांग ये ने अपनी तलवार खींची, उसका आकार उसी समय गायब हो गया, जबकि अनगिनत फूलों ने तुरंत यांग ये को घेर लिया। यांग ये ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने उन फूलों को खुद पर गिरने दिया। उसी समय उसने वायलेट स्पिरिट को वेनरेन की ओर उछाला जो 30 मीटर दूर दिखाई दी थी, और वायलेट स्पिरिट तुरंत बिजली के एक बोल्ट में बदल गई जो उसकी ओर चली गई। उसके बाद उसका फिगर चमक उठा और उसने वायलेट स्पिरिट का पीछा किया और उसकी ओर भी गोली चलाई। वेनरेन ने अपनी उंगली हिलाई जब उसने यांग ये की तलवार को बिजली की तरह चमकते देखा, और फिर 2 फूल विस्फोटक रूप से निकले और तुरंत वायलेट स्पिरिट को उड़ा दिया। ठीक इसी समय यांग ये वेनरेन के सामने आ गया था। जब उसने यांग ये को खाली हाथ आते देखा तो वह भौचक्की रह गई। क्या यह आदमी मेरे खिलाफ अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करने का इरादा रखता है? अचानक उसके दिल की गहराई में खतरे की भावना अचानक उठी और इसने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसके हाथ से अनगिनत फूल तुरंत निकल आए और उसने सहज रूप से उनका इस्तेमाल अपने सामने आने से रोकने के लिए किया। टकराना। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वेनरेन की भुजाएं सुन्न हो गईं जबकि उसके हाथ पर लगे फूल तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके अलावा जब वह पीछे हटने वाली थी तो एक मुट्ठी जो सुनहरी चमक के साथ टिमटिमा रही थी उसके पेट के सामने आ गई। वेनरेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जोर से चिल्लाई, प्रकट हो। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके पेट के सामने अचानक कमल के फूल की असंख्य पंखुड़ियां प्रकट हुईं और यांग ये की मुट्ठी को अवरुद्ध कर दिया। टकराना। वेनरेन ने 10 कदम पीछे हट लिए जबकि यांग ये भी कुछ खास नहीं था। जब वह कमल के फूल की पंखुड़ियों के संपर्क में आया तो उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया और फिर उसके हाथ से एक बहुत बड़ा बल निकला जिससे वह तेजी से पीछे हट गया। इसके अलावा वह वेनरेन से भी आगे निकल गया था क्योंकि वह 20 कदम पीछे हट गया था। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और गंभीरता देखी। ठीक इसी समय वेनरेन ने जो वायलेट स्पिरिट तलवार उड़ाई थी वह अचानक वायलेट लाइट की एक किरण में बदल गई और यह तुरंत वेनरेन के सामने आ गई और उसकी छाती पर वार किया। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना ने उसके चेहरे के हाव भाव को एक बार फिर हिंसक रूप से बदल दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।